नमस्कार। खुश हो जाइए अगर आपके पास माँ बाप हैं, परिवार है, भले ही घर में धन दौलत नहीं है, गरीबी है, लेकिन एक परिवार का आपके पास होना, माँ बाप का होना, ये आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि बड़े अभागे होते हैं वो बच्चे जो अनाथ होते हैं, जिनके पास माँ बाप नहीं होते हैं। इससे पहले मैंने विलियम ब्लेक की एक कविता अपलोड की थी जिसका टाइटल था चिमनी स्वीपर्स। वहाँ भी उन अनाथ बच्चों की बात थी जहाँ जिनके माँ बाप ने या तो हैं ही नहीं, अनाथ हैं, या फिर गरीबी की वजह से उनके माँ बाप ने उनको बेच दिया है। और यहाँ भी अनाथ बच्चों की बात है। एक और कविता है विलियम ब्लेक की, होली थर्सडे। थर्सडे जो है बृहस्पतिवार, लेकिन होली थर्सडे उस बृहस्पतिवार को कहा जाता है जब ईसा मसीह शरीर के सहित स्वर्ग गए थे। हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। हमारे धर्म में भी कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिन्हें तर्क की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता। भाई आप साइंटिफिक तरीके से ये नहीं कह सकते कि ऐसा कैसे हो गया। इस्लाम धर्म में भी ऐसी मान्यताएं हैं जिन्हें आप विज्ञान की कसौटी पर नहीं परख सकते। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में मान्यताएं तो हर धर्म में होती हैं। तो क्रिश्चियनिटी की एक मान्यता है कि ईसा मसीह क्रूसिफिक्शन के बाद जिंदा हो गए थे और उसके बाद वो शरीर सहित स्वर्ग चले गए थे, क्योंकि वो भगवान के बेटे थे। तो उस दिन को मनाया जाता है होली थर्सडे के रूप में, मॉन्डी थर्सडे भी बोला जाता है उसको। तो इस दिन अनाथ बच्चों की एक परेड होती है इंग्लैंड में। उसका दृश्य है जो यहाँ पर दिखाया गया है। पिछली वाली कविता में जो कि चिमनी स्वीपर्स थी, वहाँ भी दिखाया गया था कि धर्म कैसे अनुमति देता है कि आप गरीबों पर जुल्म कीजिए, अनाथ बच्चों का प्रयोग कीजिए, उनसे काम लीजिए। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। चलिए देखते हैं ये पोइम, ज़्यादा बात न करते हुए शुरू करते हैं। होली थर्सडे। इट वॉज ऑन अ होली थर्सडे देयर इनोसेंट फेसेस क्लीन। तो ये पहली लाइन है इस पोइम की। इट वॉज ऑन अ होली थर्सडे, यानी एक पवित्र थर्सडे था, बृहस्पतिवार था। देयर इनोसेंट फेसेस, यानी उनके मासूम चेहरे, क्लीन, धोए गए थे, साफ किए गए थे। तो ये अनाथ बच्चे हैं, अनाथालय में रहते हैं, मिशनरी स्कूल्स में पढ़ते हैं, यानी जो चैरिटी स्कूल्स हैं उनमें पढ़ते हैं। और इस होली थर्सडे को उनके चेहरे धोकर साफ किए गए। द चिल्ड्रन वॉकिंग टू एंड टू इन रेड, ब्लू एंड ग्रीन। ये बच्चे दो दो की पंक्ति में चल रहे थे, यानी दो बच्चे जो इन्होंने लाल रंग की ड्रेस पहन रखी थी, दो बच्चों ने ब्लू रंग की ड्रेस पहन रखी थी और दो बच्चों ने ग्रीन कलर की ड्रेस पहन रखी थी। तो ऐसे वो लाइन में चल रहे थे। ग्रे हेडेड बीडल्स। ग्रे भूरा होता है, ग्रे हेडेड तो जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो बाल भूरे हो जाते हैं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं, लेकिन यहाँ ग्रे हेडेड का मतलब बुजुर्ग, बड़े बूढ़े। बीडल्स वो ऑफिशियल्स हैं जो इन चैरिटी स्कूल्स को चलाते हैं, ऑर्फनेजेस को चलाते हैं, तो वो ऑथॉरिटीज़, ऑफिशियल्स। तो भूरे बालों वाले ऑफिशियल्स वॉक्ड, वो चल रहे थे, बिफोर माने आगे, इन बच्चों के आगे, विद वेंट्स। वेंट्स क्या है, एक लकड़ी कह सकते हैं आप, डंडी कह सकते हैं, बैंत कह सकते हैं, छड़ी कह सकते हैं। एज वाइट एज स्नो। और वो जो छड़ी है उस अक्सर आपने देखा होगा, टीवी पर देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि सफ़ेद रंग की छड़ी, तो सफ़ेद रंग की क्या होती है, उस पर सफ़ेद कपड़ा लिपटा होता है। तो वो जो वेंट्स हैं, उनकी छड़ियाँ हैं, इतनी सफ़ेद हैं जैसे कि बर्फ होती है। टिल इनटू द हाई डोम ऑफ पॉल्स। और वो कब तक चलते हैं, टिल, जब तक के, इनटू माने अंदर, द हाई डोम जो ऊंचा गुंबद है, ऑफ पॉल्स यानी सेंट पॉल्स कैथेड्रल है, चर्च है, उसमें वो जाते हैं। दे वो लोग, यानी जो अनाथ बच्चे हैं और उनके बीडल्स, लाइक टेम्स। टेम्स लंदन की नदी है, तो ये जो सेंट पॉल्स चर्च है ये लंदन में ही है जिसकी जिक्र हो रही है। तो जैसे टेम्स नदी जो लंदन में बहती है, टेम्स वाटर्स फ्लो, टेम्स का पानी जैसे बहता है वैसे ही ये बच्चे जा रहे हैं। तो जब वो गुजरते हैं उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि टेम्स नदी का पानी बह रहा हो। तो बहुत अच्छी सी यहाँ पर इमेजरी क्रिएट की गई है, सिमिली है। और एक यहाँ पर एक और फिगर ऑफ स्पीच थी, विद वेंट्स, है ना, एलिटरेशन था यहाँ पर।
और एज वाइट एज स्नो यहाँ भी सिमिली है, और दे लाइक टेम्स वाटर्स यहाँ पर भी सिमिली है। फिर हम नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। ओ व्हाट अ मल्टीट्यूड दे सीम्ड। ओ अरे, व्हाट अ मल्टीट्यूड यानी कितना भीड़, दे सीम्ड वो दिख रहे थे, यानी वो एक लंबी भीड़ की शक्ल में थे। बहुत सारे बच्चे हैं, हजारों बच्चे हैं, है ना। तो हजारों बच्चे अनाथ हमेशा ही रहते हैं, उस वक्त भी थे लंदन में, हर जगह हर देश में हर काल में मिलते हैं अनाथ बच्चे, हजारों की संख्या में होते हैं। तो यहाँ भी वो बच्चे मल्टीट्यूड यानी भीड़ की शक्ल में हैं, हजारों की संख्या में हैं। दे सीम्ड वो लग रहे थे, दीज फ्लावर्स ये फूल, ऑफ लंदन टाउन लंदन शहर के। तो मासूम बच्चे हैं, फ्लावर्स की तरह ही होते हैं, नाजुक होते हैं, खूबसूरत होते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी नस्ल के हों, बच्चे तो हमेशा खूबसूरत ही होते हैं, फूलों की तरह मासूम होते हैं। तो वैसे ही ये हजारों बच्चे दिख रहे थे। सीटेड बैठे हुए, इन कंपनीज यानी झुंड में, ग्रुप्स में, दे सिट वो बैठे हैं, विद रेडियंस, रेडियंस ब्राइटनेस है, लाइट है, चमक है, और देयर ओन उनकी खुद की। तो ये तो क्योंकि लंदन के बच्चे हैं और वहाँ तो यूरोप में गोरे गोरे बच्चे होते हैं, तो जो लाइट है वहाँ पर चमक है वो उनकी खुद की है। वो बच्चे इतने मासूम, इतने गोरे गोरे हैं कि उनकी खुद की ही रोशनी वहाँ पर कैथेड्रल में काफ़ी है। हालांकि ये एग्जेजरेशन है, कोई कितना भी गोरा हो लेकिन वहाँ चेहरे से आपके रोशनी नहीं निकल सकती। ऐसी जो चीज़ें हैं कविताओं में अक्सर होती हैं, पोइट्री में एक एग्जेजरेशन होती है, यानी चीज़ों को हाइपरबोलिक तरीके से कहा जाता है। हाइपरबोल एक फिगर ऑफ स्पीच भी है, तो वो यहाँ पर लागू भी होता है कि जो रेडियंस बताई है वहाँ पर उन बच्चों के चेहरों की बताई है। फिर देखिए, द हम ऑफ मल्टीट्यूड्स, हम माने जो धुन थी, वैसे तो हमिंग साउंड बीज की होती है, हनी बी जो होती है या फ्लाइज भी हमिंग साउंड करती हैं, तो एक बजिंग साउंड या हमिंग साउंड होती है। ऑफ मल्टीट्यूड्स बहुत सारे बच्चों की, तो वो बच्चे क्योंकि गा रहे हैं तो उनकी साउंड ऐसी आ रही है जैसे हनी बीज की साउंड आ रही हो, हमिंग साउंड आ रही है। ऑफ मल्टीट्यूड्स वॉज देयर, वहाँ पर बहुत सारे बच्चों की वो हमिंग साउंड थी, गाने की आवाज़ थी। बट लेकिन मल्टीट्यूड्स यानी भीड़, ऑफ लैम्स मेमनों की। तो जो भेड़ का बच्चा होता है मेमना, आपने देखा होगा सफ़ेद रंग का होता है, मासूम सा, यानी जब आप मासूमियत की कोई एक बात चीज़ बताना चाहें कि कौन सबसे ज़्यादा मासूम दिखता है तो वो लैम्ब है, मेमना है ना। एक कंपैरिजन भी की जाती है तो कहा जाता है मेमने जैसा मासूम है। तो ये बच्चे जो हैं वो भी लैम्ब जैसे दिख रहे हैं, मासूम हैं बेचारे, वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। थाउजेंड्स ऑफ लिटिल बॉयज एंड गर्ल्स, हजारों छोटे छोटे लड़के लड़कियां, रेजिंग उठा रहे हैं, देयर अपने इनोसेंट हैंड्स अपने मासूम हाथ। तो अपने मासूम हाथ ऊपर को उठाकर भगवान की तरफ उठाकर वो गीत गा रहे हैं, है ना। उनको भी शायद अपनी स्थिति का एहसास है कि उनके पास माँ बाप नहीं हैं, उनके पास परिवार नहीं है, और शायद भगवान से कह रहे होंगे कि अगले जन्म में हमें ऐसा नहीं बनाना, या हमें भी ऊपर को क्योंकि हाथ उठा रहे हैं। और आप ईसा मसीह की अगर फोटो देखें तो उन्होंने भी ऊपर को हाथ उठाए हुए हैं, स्वर्ग की तरफ हाथ उठाए हुए हैं। तो ये बच्चे भी स्वर्ग की तरफ हाथ उठा रहे हैं। अब उनके मन में क्या रहा होगा आप खुद कल्पना कर सकते हैं। आपके पास माँ बाप हैं, परिवार हैं, तो आप खुद सोचिए कि जिन बच्चों के पास परिवार नहीं है, माँ बाप नहीं है, वो ऊपर को स्वर्ग की तरफ हाथ उठाकर ईश्वर से क्या कह रहे होंगे। हालांकि वो उनको एक गीत कोई सिखाया गया होगा, प्रेयर कोई सिखाई गई होगी, उसी को गा रहे होंगे, लेकिन एक मन में अलग चीज़ चल रही होगी ना कि काश हमारे पास भी माँ बाप होते, हमारे पास भी फैमिली होती। तो ऐसा कुछ बेचारे बच्चे वो मांग रहे होंगे ईश्वर से। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। नाउ लाइक अ माइटी विंड, नाउ अब, लाइक की तरह, अ माइटी माने ताकतवर, विंड मीन्स हवा, तो एक ताकतवर हवा की तरह। और जब हवा ताकतवर होती है तो बहुत तेज आवाज़ करती है ना, साए साए की आवाज़ आती है। दे रेज वो उठा रहे हैं, टू हेवन स्वर्ग की ओर, द वॉइस ऑफ सॉन्ग, वॉइस आवाज़, ऑफ सॉन्ग अपने गीत की। और या फिर उन
तो ये फिर से कंपैरिजन चल रही है। तो उनका गीत अभी कैसा सुनाई दे रहा है पोइट को? माइटी साउंड, यानी जो माइटी विंड है, ताकतवर हवा है, उसकी आवाज़ का जैसा दिख रहा है। और फिर दूसरी इमेजरी यहाँ पर क्रिएट की है, दूसरी कंपैरिजन क्या है देखिए, और लाइक हारमोनियस थंडरिंग्स। हारमोनियस जो लयबद्ध होती है, एक हारमनी होती है, एक कैकोफनी होती है। तो हारमनी में हर चीज़ लयबद्ध होती है, सुर ताल लय सब एक सिमेट्री में चलता है। और थंडरिंग्स माने गूंज। वैसे तो थंडर मीन्स बिजली का कड़कना होता है, लेकिन यहाँ थंडर मीन्स इकोइंग साउंड, गूंज। और द सीट्स ऑफ हेवन एमंग, तो द सीट्स ऑफ हेवन, स्वर्ग की सीट्स, तो स्वर्ग में कौन लोग रहते हैं? देवता लोग रहते हैं, भगवान रहते हैं। और उनके पास गीत कौन गाते हैं? फरिश्ते गाते हैं। तो इन बच्चों की आवाज़ भी ऐसे गूंज रही है जैसे कि हेवन में, स्वर्ग में जो सीट्स हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं देवी देवता, और वहाँ पर फरिश्ते गा रहे हों, वैसी उनकी आवाज़ लग रही है। बीनीथ दैम, उनके नीचे, सिट बैठे हुए हैं, द एज्ड मैन, यानी जो बुजुर्ग लोग हैं, वाइज गार्जियंस, वाइज बुद्धिमान, गार्जियंस जो रखवाले हैं, देखभाल करने वाले हैं, केयर टेकर हैं, ऑफ द पुअर, गरीबों के। तो इन गरीब बच्चों के, बेचारों के, अनाथों के, ऑर्फन्स के जो केयर टेकर्स हैं वो वहीं चर्च में बैठे हुए हैं और बच्चे वहाँ पर गीत गा रहे हैं। देन चेरिश पिटी, तो अब ये जो लाइन बोली जा रही है, हमसे बोली जा रही है, आपसे बोली जा रही है, ऑडियंस से बोली जा रही है, या रीडर से बोली जा रही है, जो भी इस पोइम को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनसे बोली जा रही है कि आप चेरिश माने अपने हृदय में संभाल कर रखो, पिटी माने दया, यानी आप दया दिखाइए इन बच्चों पर, इन अनाथ बच्चों पर। वैसे भी बेचारे कहीं भी आप देखते हैं मासूम बच्चे, तो उनको देखकर दया वैसे भी आती है। तो पोइट कहता है कि इन पर दया दिखाइए। देन चेरिश पिटी लेस्ट, LEST, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। यू ड्राइव, ड्राइव माने वैसे तो गाड़ी चलाना होता है, लेकिन यहाँ ड्राइव का मतलब है भगा देना, दूर कर देना। यू ड्राइव, आप दूर कर दो अपने से, एन एंजल, एक फरिश्ते को, फ्रॉम योर डोर, अपने दरवाजे से। तो अगर आपके दरवाजे पर कोई ऐसा मासूम अनाथ बच्चा है तो उसको, उस पर दया दिखाइए। कहीं ऐसा ना हो कि वो बच्चा फरिश्ता हो और आप अनजाने ही उस फरिश्ते को अपने दरवाजे से भगा दो। तो वो आपसे दया की अपील कर रहा है पोइट। और अब इस पोएम का दूसरा पार्ट, जैसे चिमनी स्वीपर 2 पार्ट में थी, वैसे ही ये जो पोएम है होली थर्सडे, ये भी 2 पार्ट्स में है। तो जो पहला पार्ट था वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में पब्लिश हुआ था। 2 पोइट्री कलेक्शन हैं विलियम ब्लेक के जो बहुत फेमस हैं, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो चिमनी स्वीपर्स का जो पहला पार्ट था वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में, और दूसरा पार्ट सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में पब्लिश हुआ था। वैसे ही इस पोएम का भी अभी तक जो आपने पार्ट पढ़ा वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में पब्लिश हुआ था, और अब जो आप पढ़ने वाले हैं ये सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का पार्ट है। देखिए बहुत हार्ट टचिंग है, ये भी दिल को छू लेने वाली है ये वाला जो पार्ट है आधा। इज दिस अ होली थिंग टू सी, होली माने पवित्र, थिंग चीज़, यानी क्या ये देखने में कोई पवित्र चीज़ लग रही है? इतने मासूम बच्चे, ये अनाथ बच्चे यहाँ पर गा रहे हैं, क्या इनको देखना होली चीज़ है? होली थर्सडे है तो ये कोई पवित्र या ऐसी धार्मिक चीज़ लग रही है देखने में। इन अ रिच एंड फ्रूटफुल लैंड, रिच माने धन धान्य से भरा हुआ, फ्रूटफुल जो फलने फूलने वाला, लैंड माने ज़मीन है। तो इंग्लैंड एक रिच कंट्री है, तो उस वक्त इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी हुई थी इंग्लैंड में, तो काफ़ी रिच था और सारी दुनिया से तो लूट का माल जा ही रहा था इंग्लैंड में, इंडिया से जा रहा था सारे, इनका सूरज तो कभी डूबता ही नहीं था, सारी दुनिया पर तो अंग्रेज़ों का राज था। तो इतने धनवान और फ्रूटफुल लैंड में, फ्रूटफुल कंट्री में जो इतना फल फूल रहा है, धन धान्य से परिपूर्ण है, ऐसे में इन बच्चों को देखना, बेब्स माने बच्चे, बेबीज, चिल्ड्रन, रिड्यूस्ड टू मिजरी, रिड्यूस्ड माने उनका
ये दुर्भाग्य है, मतलब बदहाल हो गया है, टू मिजरी, यानी इतनी कष्टपूर्ण उनकी स्थिति है, इतनी ख़राब कंडीशंस में ये बच्चे रह रहे हैं, अनाथ बच्चे। तो ये चीज़ देखना क्या होली थिंग है, पवित्र चीज़ है। फेड यानी उनको भोजन खिलाया जा रहा है विद कोल्ड, कोल्ड माने ठंडा। अब यहाँ पर ठंडा लिटरली ठंडा नहीं है। देखिए वार्मथ जो होती है, गर्माहट जो होती है, वो इमोशंस को डिनोट करती है। आपके माता पिता जब आपको अपने हाथ से खाना खिलाते हैं तो उसमें एक वार्मथ होती है, एक गर्माहट होती है, माँ बाप का प्यार होता है उस भोजन में। लेकिन यहाँ इन अनाथ बच्चों को जो भी खाना खिलाता है उसके हाथ कोल्ड होते हैं, उसका हार्ट कोल्ड होता है, उसके दिल में कोई गर्माहट नहीं होती, उन बच्चों से कोई लगाव नहीं होता। अब क्योंकि उनको गवर्नमेंट से पैसा आता है, फंडिंग होती है, चैरिटी आती है, तो उस वजह से उस पैसे को हासिल करने के लिए वो इन बच्चों को पालते पोसते हैं, है ना, अपने फ़ायदे के लिए। बहुत कम ऐसे होते हैं जो परोपकारी लोग हैं या उन बच्चों से उनको लगाव होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को दूसरों के बच्चों से लगाव नहीं होता, अपने बच्चों से तो हर किसी को होता है। तो उनको फेड किया जा रहा है, भोजन खिलाया जा रहा है, फीड किया जा रहा है कोल्ड, ठंडे हाथों से, यानी जिनको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है इन बच्चों से। एंड यूजरस हैंड, अब यूजरी एक मतलब जो ब्याज पे पैसा देते हैं ना, ब्याज सूदखोर होते हैं, उनको बोलते हैं। अगर आपने मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा है तो वहाँ पर ये शब्द बहुत यूज़ हुआ था, क्योंकि शाइलॉक ब्याज पर पैसे देता था और जो एंटोनियो था वो बिना ब्याज के दे देता था, लोगों को ऐसे ही उधार दे देता था। इससे शाइलॉक का नुकसान होता था, तो शाइलॉक बहुत नाराज़ होता था इस बात से। तो यूजर्स हैंड्स मतलब जो लोग फ़ायदा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया क्योंकि फंडिंग होती है ऑर्फनेजेस को, तो पैसा कमाने के लिए जो हाथ इन बच्चों को खाना खिला रहे हैं, ये दृश्य देखना, है ना, इन मासूम बच्चों को यहाँ। अब ये बच्चे देखिए, हर कोई बच्चा ऐसे डिसिप्लिन में थोड़ी रहना चाहता, जैसे इनको लाइन में लाया जा रहा है, इनसे गवाया जा रहा है, तो एक फोर्सफुली इनसे काम कराया जा रहा है ये। वरना बच्चे तो मस्ती में खेलते कूदते हैं, वो कोई लाइन में चलने वाले थोड़ी होते हैं, बच्चे मस्ती करते हैं। तो वैसी मस्ती ये बच्चे नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑर्फन्स हैं, अनाथ हैं। जैसे भी इनके मालिक लोग कहते हैं, जो अनाथालय को चलाने वाले लोग हैं, वो जैसा बोलते हैं वैसा इन बच्चों को बेचारों को करना पड़ता है। तो ये दृश्य देखकर ऑथर दुखी है, नरेटर। फिर नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, इज दैट ट्रेम्बलिंग क्राई अ सॉन्ग। तो बच्चा जो गा रहा है उसकी ट्रेम्बलिंग माने कपकपाती हुई, क्राई माने चीख, तो उस बच्चे के अंदर से एक आह निकल रही है, कांप रहा है उसका दिल। वो बच्चा क्या क्या चाहता होगा, है ना। बच्चे देखो माँ बाप से ज़िद करते हैं, मुझे ये खिलौना लेना है, आज मम्मी मुझे यही खाना है, आज मुझे बस पिज़्ज़ा ही खाना है, आज मुझे बर्गर ही खाना है। तो बच्चे माँ बाप से ज़िद करते हैं, लेकिन ये बेचारे बच्चे ये ज़िद भी नहीं कर सकते, जो मिल जाएगा वो खा लेंगे, जैसे जिन कंडीशंस में ऑर्फनेज के मालिक रखेंगे वो रह लेंगे। तो ये जो आवाज़ उनके अंदर से आ रही है वो ट्रेम्बलिंग क्राई है, इन बच्चों की दर्द भरी चीखें हैं, कपकपाती हुई आवाज़ है। तुम इसको गीत कहते हो? इज़ दैट ट्रेम्बलिंग क्राई अ सॉन्ग? क्या यह गीत है? कैन इट बी अ सॉन्ग ऑफ जॉय? क्या ये खुशी का गीत हो सकता है? आखिर कौन सा बच्चा इस ऑर्फनेज में खुश होगा? कौन सा बच्चा सॉन्ग ऑफ जॉय गा रहा होगा, खुशी का गीत गा रहा होगा? क्या ये कभी सॉन्ग ऑफ जॉय हो सकता है? तो नहीं हो सकता। एंड सो मैनी चिल्ड्रन पुअर, और इतने सारे गरीब बच्चे। इट इज़ अ लैंड ऑफ पॉवर्टी, ये जो धरती है लैंड ऑफ पॉवर्टी है, गरीबी की धरती है, ये गरीबी का देश है। यानी इंग्लैंड को वो लैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी नहीं मानता, वो क्या मानता है? लैंड ऑफ पॉवर्टी, जहाँ इतने सारे गरीब बच्चे हों, है ना, ऑर्फन्स हों, अनाथ हों, वो देश अमीर कैसे हो सकता है? तो ये उसको नहीं पच रही ये बात, और वो कह रहा है कि दिस इज़ अ लैंड ऑफ पॉवर्टी। अब देखिए आगे, एंड देयर सन डज नेवर शाइन। अच्छा, मैंने बताया अंग्रेज़ों का सूरज कभी डूबता नहीं था, है ना, लेकिन इन बच्चों का सूरज, एंड देयर सन, इन मासूम अनाथ बच्चों का सूरज
डज नेवर शाइन, कभी नहीं चमकता, एंड देयर फील्ड्स, और उनके खेत आर ब्लीक एंड बेयर, बिल्कुल बंजर हैं। ब्लीक माने वैसे काला होता है, बंजर को भी बोलते हैं, और बेयर माने खाली, जहाँ पर कुछ नहीं उगता, बंजर जमीन। तो अब इंग्लैंड में वैसे तो उतनी ज़्यादा पैदावार नहीं होती, फिर भी उपजाऊ देश है, उपजाऊ है। हालांकि हमारा जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, लेकिन इंग्लैंड में भी अच्छी खासी पैदावार होती है। लेकिन इन बच्चों के जो फील्ड्स हैं, इन बच्चों के जो खेत हैं, वो कैसे हैं? बंजर हैं। एंड देयर वेज, और उनके रास्ते आर फिल्ड, भरे हुए हैं, विथ थॉर्न्स, कांटों से। तो इन बच्चों का जो जीवन है, उनके जीवन के जो रास्ते हैं, वो कांटों से भरे हुए हैं। इट इज़ इटर्नल विंटर देयर, इटर्नल माने हमेशा रहने वाला, परमानेंट, विंटर सर्दी, देयर वहाँ पर, यानी इन बच्चों की जो दुनिया है उसमें इटर्नल विंटर है। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि वहाँ इंग्लैंड में या पूरे यूरोप में ही सर्दी बहुत कड़ाके की पड़ती है। हमारे यहाँ इंडिया में तो उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है, हम लोग तो रजाई ओढ़ लें, कंबल ओढ़ लें, स्वेटर पहन लें, तो वो मतलब सर्दी से हम लोग बच जाते हैं। लेकिन वहाँ पर सर्दी बहुत लंबी होती है और बहुत कड़ाके की पड़ती है, और समर सीज़न वहाँ पर बड़ा सुहावना होता है। हमारे यहाँ समर सीज़न बड़ा भयंकर होता है, लंबा चलता है, होली पे शुरू होता है, दीपावली पे जाके ख़त्म होता है, और पसीने ही पसीने आते रहते हैं। लेकिन वहाँ पर विंटर सीज़न इस तरीके का लंबा होता है। अब इन लोगों की ज़िंदगी में कभी समर सीज़न नहीं आता, यहाँ तो इटर्नल विंटर है। इटर्नली मतलब वो ठंड में रहते, ना तो वार्मथ वो है जो रिश्तों की होती है, पेरेंट्स की होती है, वो भी नहीं है इनकी लाइफ में। आगे देखिए, फॉर वेयर एवर द सन डज शाइन, फॉर क्योंकि, वेयर एवर जहाँ कहीं भी, द सन सूरज, डज शाइन चमकता है, एंड वेयर एवर और जहाँ कहीं भी, द रेन डज फॉल बारिश गिरती है। तो ऐसी धरती जहाँ पर सूरज चमकता हो, बारिश होती हो, वहाँ पर बेब कोई भी बच्चा, कैन नेवर हंगर कभी भूखा नहीं रह सकता। देयर वहाँ पर, ऐसी धरती पर कोई बच्चा भूखा कैसे रह सकता है जहाँ समय से सूरज चमकता हो, समय से बारिश होती हो। नॉर पॉवर्टी, ना ही गरीबी, द माइंड दिमाग को, अपॉल माने डराती है। तो ऐसी जगह पर गरीबी भी दिमाग को नहीं डरा सकती, दिल को नहीं डरा सकती। लेकिन यहाँ पर तो ये बच्चे गरीबी में जी रहे हैं, इतनी बुरी कंडीशंस में जी रहे हैं। तो ये जो धरती है, इंग्लैंड की धरती, इन बच्चों के लिए बंजर धरती है, जहाँ हमेशा ठंड रहती है, कभी बाहर नहीं आती, हमेशा ही यहाँ पतझड़ का मौसम बना रहता है। तो यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।